दोस्तों, आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नज़र डालने जा रहे हैं। आज हम बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में हुए मेहताब मर्डर केस की। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 अगस्त 2014 को पश्चिमी दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाके में मादीपुर से। इसी इलाके में 28 साल का एक नौजवान मेहताब खान, उसने अपने परिवार के साथ रहता था। मेहताब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था और अपने काम में काफ़ी सफल था। एक नियम था, चाहे वो कहीं भी हो, रात 9 से 10 बजे के बीच में अपने घर जरूर लौट आता था। लेकिन उस दिन यानी 3 अगस्त की रात को 12 बज चुके थे, लेकिन मेहताब घर नहीं लौटा था। तो परिवार वालों की चिंता होने लगी और मेहताब के भाई महराज खान ने उसे फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। परिवार के लिए यह एक बहुत ही असामान्य और डराने वाली बात थी। महराज ने बिना कोई देर किए मेहताब के सभी दोस्तों और जान पहचान वालों को और बिजनेस के साथियों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। उसने हर उस इंसान को फ़ोन किया जिससे उसे जरा सी भी उम्मीद थी, लेकिन हर तरफ से एक ही जवाब मिला, नहीं, मेहताज हमारे साथ नहीं है, हमारी उससे कोई बात नहीं हुई। आधी रात बीत चुकी थी। एक जवान युवक जो कभी बिना बताए घर से बाहर नहीं रहता था, आज उसका कोई अता पता नहीं था। परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी रात से उसे कहाँ कहाँ ढूंढे, और परिवार के लिए एक कभी ना खत्म होने वाली रात बन गई। किसी भी आंखों में नींद नहीं थी, बस एक ही डर था, कहीं मेहताब के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। अगली सुबह 4 अगस्त को जब सूरज की पहली किरण के साथ भी मेहताब की कोई खबर नहीं आई, तो भाई महराज सीधा मादीपुर पुलिस चौकी पहुंचा और चौकी इंचार्ज पवन कुमार दाहिया को अपने छोटे भाई के गायब होने की पूरी कहानी सुनाई। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच की जिम्मेदारी हेड कांस्टेबल सतीश कुमार को सौंप दी। हेड कांस्टेबल सतीश कुमार ने अपनी जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले मेहताब के हुलिये की जानकारी दिल्ली के सभी थानों में वायरलेस के जरिए भेज दी। इसके बाद उन्होंने आसपास के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भी पता किया कि कहीं कोई 28 साल का नौजवान किसी हादसे में घायल होकर भर्ती तो नहीं हुआ, लेकिन हर तरफ से जवाब नहीं में मिला। पुलिस ने परिवार वालों से भी विस्तार से पूछा कि उन्होंने क्या मेहताब का किसी से कोई रंजिश थी, कोई पुरानी दुश्मनी या पैसों का कोई लेन देन। परिवार वालों ने साफ कहा कि मेहताब एक सीधा साधा आदमी था और उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। दिन बीतते गए, फिर 1 महीना गुजर गया। पुलिस ने अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही थी, लेकिन मेहताब का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वह जैसे हवा में गायब हो गया था। परिवार का सब्र जवाब देने लगा था। उन्होंने लग रहा था कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है और जांच में जो ढिलाई बरत रही है। थक हार कर उन्होंने पंजाबी बाग इलाके के एएसपी हरिचरण वर्मा ने मामले की गंभीरता को समझा तो तुरंत पंजाबी बाग थाना अध्यक्ष ईश्वर सिंह को इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करने का आदेश दे दिया। तो 12 सितंबर 2024 को यानी मेहताब के गायब होने के 40 दिन बाद पंजाबी बाग थाने में आईपीसी की धारा 365 के तहत अपहरण का जो मुकदमा दर्ज किया गया और जांच की जिम्मेदारी जो एसआई अनूप कुमार को सौंपी गई। जैसे जैसे अपहरण का मामला दर्ज हुआ, पुलिस की जांच की रफ्तार तेज हो गई और अब यह सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला ही नहीं था, बल्कि एक संभावित अपराध की कहानी थी। एसआई अनूप कुमार ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मेहताब के मोबाइल की फ़ोन कॉल डिटेल्स निकलवाने का आदेश दिया। पुलिस को उम्मीद थी शायद कॉल रिकॉर्ड से उन्हें कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में जो पुलिस की मदद कर सके। इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जिस धागे को खींचने जा रहे हैं वह उन्हें एक ऐसी खौफनाक साजिश तक ले जाएगा जिसकी बुनियाद सालों पहले हुई थी और एक बेइज्जती पर रखी गई थी और जिसमें एक खूबसूरत औरत का एक जानलेवा हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। एसआई अनूप कुमार और उसकी टीम ने मेहताब के मोबाइल फ़ोन कॉल डिटेल्स को खंगालना शुरू किया, इस उम्मीद में कि शायद कोई एक नंबर, कोई एक बातचीत उन्हें मेहताब के जो आखिरी पलों तक ले जा सके। उनकी यह मेहनत बेकार नहीं गई। जांच के दौरान पुलिस को एक खास मोबाइल नंबर मिला जो आइडिया कंपनी का एक नंबर था। इस नंबर पर मेहताब की बाकी सभी नंबरों से कहीं ज़्यादा बात होती थी और जिस दिन मेहताब लापता हुआ था यानी 3 अगस्त 2024 को, उस दिन भी सुबह 10:30 बजे इसी नंबर से उसके फ़ोन पर कॉल आई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले कई हफ्तों से मेहताब की इस नंबर पर दिन में 10 से 15 बार जो बातचीत होती रहती थी। यह साफ था कि यह नंबर वाला शख्स मेहताब के बहुत ज़्यादा करीबी था और शायद वही आखिरी इंसान था
जो जानता था कि मेहताब 3 अगस्त को कहां और किसके साथ गया था। पुलिस को लगा कि उन्हें अपनी पहली और महत्वपूर्ण लीड मिल गई। उन्होंने तुरंत उस संदिग्ध नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन वह नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने जब उस नंबर की जानकारी मोबाइल कंपनी से निकाली तो मामला और भी ज़्यादा उलझ गया। पता चला कि वह सिम कार्ड बिहार के रहने वाले तौहीर नाम के एक व्यक्ति के आईडी पर लिया गया था और आईडी पर दिया गया पता भी फर्जी निकला। और इसका मतलब साफ था, कातिल बहुत शातिर था और उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए पहले से ही पूरी जो तैयारी कर रखी थी। लेकिन वो शायद यह भूल गया था कि हर मोबाइल फ़ोन का एक ऐसा यूनिक नंबर होता है जिसे बदला नहीं जाता, और वो नंबर होता है एएमआई नंबर। अब पुलिस की टेक्निकल टीम ने उस फर्जी सिम वाले फ़ोन के एएमआई नंबर को ट्रैक करना शुरू किया। उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि उस फर्जी सिम के एक्टिवेट होने से पहले उसी हैंडसेट में कौन सा सिम कार्ड जो इस्तेमाल हो रहा था। कई दिनों की टेक्निकल जांच के बाद आखिरकार पुलिस के हाथ एक सुराग लगा। पता चला कि उस फर्जी सिम से पहले उसी फ़ोन में जो सिम कार्ड चल रहा था वह दिल्ली के वजीराबाद गांव का रहने वाले आसिफ खान के नाम पर रजिस्टर्ड था। पुलिस के सामने अब एक कारनामा था और एक पता था और एक उम्मीद थी, शायद यही वो शख्स है उन्हें मेहताब तक पहुंचा सकता है। लेकिन वजीराबाद में आसिफ खान के घर पर दबिश देने से पहले इंस्पेक्टर राजीव विमल ने एक बार फिर मेहताब के भाई महराज से बात करना जरूरी समझा। उन्होंने महराज से पूछा, क्या तुम वजीराबाद में रहने वाले किसी आसिफ खान को जानते होंगे? आसिफ का नाम सुनते ही महराज जो चौंक गया। उसने हैरान होकर कहा, साहब आसिफ को मैं कैसे भूल सकता हूँ, वह तो हमारा जो चचेरा भाई है। और फिर महराज ने पुलिस को 3 साल पुरानी उस दुश्मनी की कहानी सुनाई जिसने 2 भाइयों के बीच जो नफरत की एक ऐसी दीवार बना दी थी जिसे खून से भी नहीं धोया जा सकता था। महराज ने बताया कि बात करीब 3 साल पहले 2011 की है। आसिफ खान तब मादीपुर में ही उनके जो बगल वाले घर में रहता था। उसी दौरान आसिफ के भतीजे अवैस खान का जो मेहताब की एक और जो चचेरी बहन मुमताज के साथ में जो प्रेम प्रसंग हो गया था। एक दिन रवीश मुमताज को लेकर के घर से भाग गया था। जब यह बात मेहताब और उसके भाइयों को पता चली तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और उन्हें लगा कि आसिफ के परिवार ने उनकी इज्जत पर हाथ डाला है। वो सब मिलकर आसिफ के घर शिकायत करने पहुंच गए। बातचीत में जो कहासुनी हो गई और कहासुनी फिर जो हाथापाई में बदल गई। गुस्से में आकर मेहताब और उसके भाई ने मोहल्ले वालों के सामने ही आसिफ की जो जमकर पिटाई कर दी। यह घटना आसिफ के लिए एक ऐसी बेइज्जती थी जिसे वह कभी नहीं भूल पाया। उसे लगा कि उसकी इज्जत, उसकी साख सब कुछ मिट्टी में मिल गया है और उस दिन की वह जिल्लत उसके दिल में एक तीर की तरह चुभ गई और उसने उसी पल ठान लिया कि वह इस अपमान का बदला जरूर लेगा, ऐसा बदला लेगा जिसे मेहताब कभी नहीं भूल पाएगा। इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद आसिफ ने मादीपुर का जो अपना मकान है वो बेच दिया और दिल्ली के ही वजीराबाद के गांव में एक नया घर खरीद लिया और वहीं बस गया। वह दुनिया को दिखाने के लिए मादीपुर से निकल गया था, लेकिन अपने दिल में वह उस बेइज्जती की आग को पिछले 3 सालों से जलाए हुआ था, बस सही मौके की तलाश में बैठा हुआ था। पुलिस को अब साजिश का पहला राज पता चल चुका था और एक नाम, एक चेहरा और हत्या का एक मजबूत मकसद। अब पुलिस टीम जो वजीराबाद की ओर जा रही थी तो यह जानने के लिए कि क्या 3 साल पुरानी जो बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक भाई वाकई में अपने दूसरे भाई का जो कातिल बन चुका था। और आसिफ हर दिन बस इसी जो इंतजार में था कि कब अपने चचेरे भाई मेहताब से बदला लेने का मौका मिलेगा। वो एक ऐसी साजिश रचना चाहता था जिसमें मेहताब खुद चलकर मौत के जो कुएं में आए और किसी को भी उस पर शक ना हो। लेकिन इस साजिश को अंजाम देने के लिए उसे एक ऐसे मोहरे की जरूरत थी जिस पर कोई शक ना कर सके, एक ऐसा चेहरा जो मासूम दिखे लेकिन जिसके इरादे खतरनाक हों। और यह मोहरा उसे मिला यमुना नदी के किनारे। एक रात जब आसिफ अपनी कार से घर लौट रहा था तो उसकी जो नज़र वजीराबाद पुल के पास यमुना घाट पर अकेली बैठी एक औरत पर गई और वह औरत बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी और मायूसी थी। आसिफ को हैरानी हुई कि इतनी रात को एक औरत इस सुनसान जगह अकेली क्या कर रही है। उसे अंदेशा हुआ कि
शायद वह आत्महत्या करने के इरादे से है। आसिफ ने अपनी कार रोकी और उसके पास गया। उसने उस औरत से बातचीत की और उसे समझाया और उसे यकीन दिलाया कि जिंदगी की हर मुश्किल का हल होता है। उस औरत ने अपना नाम परवीन जहां बताया और उसने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई कि कैसे 3 साल पहले उसके पति की मौत हो गई और अब वो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेली इस दुनिया में संघर्ष कर रही है। घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं और इसी लाचारी से तंग आकर वह आज अपनी जान देने आई थी। आसिफ ने उसे दिलासा दिया। वो उसे अपने साथ अपने घर ले आया और उसे खाना खिलाया और जाते समय उसके हाथ में खर्चे के लिए जो 1000 रुपये रख दिए। परवीन के लिए आसिफ एक फरिश्ता बनकर आया था जिसने उसे एक नई जिंदगी दी थी, लेकिन आसिफ के जो शैतानी दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे परवीन की खूबसूरती और उसकी लाचारी में अपनी जो साजिश का हथियार नजर आ गया। आसिफ ने परवीन की मदद करने का जो नाटक जारी रखा और उसने जो शास्त्री पार्क इलाके में उसे एक कमरा किराए पर दिलवा दिया जहां वह अपने बच्चों के साथ रहने लगी। उस घर का किराया और बाकी के सारे खर्चे आसिफ उठाता था और धीरे धीरे दोनों के बीच में जो नाजायज रिश्ता जो पनपने लग जाता है। परवीन अब पूरी तरह से आसिफ के एहसानों के बोझ तले दब चुकी थी और वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। जब आसिफ को यकीन हो गया कि परवीन अब पूरी तरह से उसके काबू में है तो उसने अपने पत्ते खोले। उसने परवीन को जो अपनी 3 साल पुरानी बेइज्जती की कहानी सुना दी और बताया कि वह मेहताब से बदला लेना चाहता है। उसने परवीन से इस काम में मदद मांगी और परवीन जो आसिफ को अपना सब कुछ मान बैठी, वह उस खूनी साजिश का हिस्सा बनने के लिए जो तैयार हो जाती है। अब साजिश का जो जाल बुना जाने लगा। आसिफ ने जो बिहार के एक फर्जी वोटर आईडी पर एक नया सिम कार्ड खरीदा और वह सिम अपने एक पुराने फ़ोन में डालकर परवीन को दे दिया। उसने मेहताब का नंबर परवीन को दिया और कहा किसी भी तरह से आप अपनी मीठी मीठी बातों में इसे अपने जाल में फंसा लो और इससे जो तुमसे मोहब्बत हो जानी चाहिए। इस काम के लिए आसिफ ने परवीन को जो 5000 रुपये भी दिए और अगले ही दिन परवीन ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने मेहताब के नंबर पर एक मिस कॉल की और मेहताब जो अभी तक कुंवारा था उसने उस अनजान नंबर पर कॉल बैक कर दिया और फ़ोन पर परवीन की मीठी और सिडकती आवाज़ सुनकर वो पहली बार में ही उन पर जो फिदा हो जाता है। अब दोनों के बीच में रोज़ बातें होने लगी और परवीन की बातों का जादू मेहताब पर अब पूरी तरह से चल चुका था। वह दिन ब दिन उसी के ख्यालों में खोया रहता और कुछ दिनों के बाद परवीन ने खुद ही मिलने की जो पेशकश मेहताब के सामने रख दी और दोनों ने पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर मिलने का जो फैसला तय किया। तय समय पर मेहताब मेट्रो स्टेशन पहुंच गया और वह उसे बेसब्री से परवीन का इंतजार कर रहा था और मन ही मन में सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत आवाज़ है वो देखने में कैसी होगी। तभी उसने देखा एक बेहद खूबसूरत औरत को सीढ़ियों से उतरकर गेट के पास आकर रुक गई, यह जानने के लिए क्या वही परवीन है। उसने तुरंत उसके नंबर पर जो फ़ोन कर दिया। जैसे ही उस औरत ने अपने पर्स से फ़ोन निकाल कर उठाया तो मेहताब का चेहरा खिल गया। परवीन उसकी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा सुंदर थी और उस पहली मुलाकात में ही मेहताब पूरी तरह से परवीन के जाल में फंस चुका था और फिर यह मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। जल्द ही उनका जो रिश्ता जिस्मानी स्तर तक भी पहुंच गया था। मेहताब को अब यकीन हो गया था कि उसे अपनी जो सच्ची मोहब्बत मिल गई है और इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह मोहब्बत नहीं बल्कि उसकी मौत का एक बुना हुआ जाल है। जुलाई 2014 के आखिरी हफ्ते तक जब परवीन को यह यकीन हो गया कि मेहताब अब पूरी तरह जो इस जाल में फंस चुका है तो उसने यह खबर आसिफ को दे दी। अब आसिफ ने अपनी साजिश को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। उसने इस काम के लिए अपने 2 साथियों यानी जाहिद उर्फ सलमान और शाहरुख को भी शामिल कर लिया। आसिफ ने अब अपने दोनों साथियों जाहिद और शाहरुख के साथ मिलकर मेहताब की जिंदगी का आखिरी दिन तय कर दिया था, यानी 3 अगस्त 2014। प्लान के मुताबिक परवीन ने 3 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे मेहताब को फ़ोन किया और उसने अपनी मीठी आवाज़ में कहा कि वह उससे मिलना चाहती है और उसे शास्त्री नगर पार्क मेट्रो स्टेशन पर बुलाया। मेहताब जो परवीन से मिलने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ता था, उसने फ़ौरन हाँ कर दी
और वह दोपहर 8 बजे तक वहां पहुंच गया। यह खबर मिलते ही आसिफ, जाहिद और शाहरुख अपनी सेंट्रो कार से शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे और आसिफ ने कार में पहले से ही एक मोटी रस्सी और झूठ की एक बोरी छिपा कर रख ली थी। वह दोपहर करीब 12 बजे ही स्टेशन पहुंच गए और परवीन के इशारे का इंतजार करने लगे। 10 बजे मेहताब मेट्रो स्टेशन पहुंचा। परवीन यहाँ पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वह उसे अपनी बातों में उलझाते हुए पार्किंग में आसिफ की कार की तरफ ले गई और मेहताब को लगा कि शायद आज परवीन उसे अपने किसी दोस्त से मिलवाने वाली है। जैसे ही वह कार के आसपास पहुंचा तो इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कार के अंदर बैठे जाहिद और शाहरुख ने उसे जबरदस्ती कार के अंदर खींच लिया। एक ने उसका मुंह दबा दिया और दूसरे ने उसकी जो कनपटी पर तमंचा रखकर उसे चुप रहने की धमकी दी। मेहताब की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस औरत को वह अपनी मोहब्बत समझता था, उसी ने उसे मौत के जो सौदागरों के हवाले कर दिया। आसिफ ने परवीन का फोन अपने पास रख लिया ताकि पुलिस उसे ट्रैक ना कर सके और फिर उसने तेजी से कार मेरठ की तरफ भगा दी। चलती हुई कार अब मेहताब के लिए एक चलता फिरता जो यातना गृह बन चुकी थी। शाहरुख और जाहिद ने मेहताब को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ही वे मेरठ पार करके एक सुनसान हाईवे पर पहुंचे, आसिफ, जिसके दिल में 3 साल पुरानी बेइज्जती की आग जल रही थी, वह खुद ड्राइविंग सीट से हटकर पीछे आ गया। उसने मेहताब को जो पीटना शुरू कर दिया, वो उसे तब तक मारता रहा जब तक कि मेहताब दर्द से बुरी तरह चिल्लाने नहीं लगा। उसकी चीखें सुनकर आसिफ ने जो कार में रखी हुई मोटी रस्सी उठाई और अपने ही चचेरे भाई के गले में लपेटकर उसे तब तक घोंटता रहा जब तक कि उसकी जो सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गई। हत्या को अंजाम देने के बाद तीनों ने मिलकर मेहताब की लाश को जूट की उस बोरी में भरा और उसका मुंह रस्सी से कसकर बांध दिया। इसके बाद वह खतौली के पास गंग नहर किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने लाश से भरी उस बोरी को नहर के गहरे पानी में फेंक दिया। मेहताब और परवीन दोनों के मोबाइल फोन भी नहर में फेंक दिए ताकि कोई भी सुराग बाकी ना रहे। सब कुछ ठिकाने लगाने के बाद तीनों आराम से वापस दिल्ली लौट आए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आसिफ को लग रहा था कि उसने आखिरकार अपनी बेइज्जती का बदला ले ही लिया, लेकिन वह यह भूल गया था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और पुलिस, जिसने AIM नंबर के जरिए आसिफ तक का रास्ता जो ढूंढ लिया था, उसने 13 सितंबर को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आसिफ के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने उसी दिन उसकी साजिश में शामिल बाकी तीनों किरदार, उसके दोस्त जाहिद, शाहरुख, परवीन जहां को गिरफ्तार भी कर लिया और पुलिस की टीम ने चारों आरोपियों को लेकर खतौली की उस गंग नहर में गए जहां गोताखोरों की मदद से कई दिनों तक मेहताब की लाश को ढूंढने की कोशिश की। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे बदले की जो भावना एक इंसान को अंधा बना देती है। 3 साल पहले हुई एक छोटी सी मारपीट और बेइज्जती का बदला लेने के लिए आसिफ ने न सिर्फ अपने भाई की जान ले ली, बल्कि अपने साथ साथ 3 और लोगों की जो जिंदगी बर्बाद कर दी। यह कहानी उस इंसान के लिए भी एक चेतावनी है जो अनजान लोगों से फ़ोन पर ऑनलाइन बने रिश्तों में आंख बंद करके जो भरोसा कर लेता है। और मेहताब को यह समझ ही नहीं था कि जिस औरत की मीठी मीठी बातों में वह प्यार में फंसा बैठा है, वह असल में उसकी जो मौत की सौदागर है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमारा किसी का जो दिल दिखाने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था, बल्कि हम अपनी कहानी के माध्यम से जो समाज को जागरूक करना चाहते हैं। तो हमारी कोई ना कोई कहानी में एक ऐसी सीख निकल के आती है कि जिससे इंसान को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक छोटा सा अनुरोध रहेगा, अगर आपने हमारी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और कमेंट करके अपनी जो राय है वो बताना है और कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताना है, जिससे कि हम अगली वीडियो में आप लोगों का नाम है जो ले सकें। तो दोस्तों, कल फिर लाते हैं हम इसी टाइम आपको एक नई कहानी। ये सच्ची घटनाएं होती हैं। तो तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे अलविदा।